नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए प्यारे बच्चों, हम आज सीखने की कोशिश करते हैं विद्युत रासायनिक सेल के अंदर किस प्रकार विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा, आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे से संबंधित है। किस प्रकार हम एक सेल से दो सेल आपस में, यदि दो सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो उनको आगे पीछे जोड़ें, बाएं दाएं जोड़ें तो उनका संयोजन किस प्रकार का होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या फायदा होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या फायदा होगा। आप सभी ने देखा होगा कि हमने एक टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसमें एक रासायनिक सेल लेते हैं तो वहां पर कई टॉर्च के अंदर दो रासायनिक सेल होते हैं, कईयों में तीन होते हैं, एक के पीछे दो फिर तीन, इस तरह से हम उनको एक लाइन के अंदर अरेंज करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा टीवी का रिमोट होता है, उसमें दो सेल लेते हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। टॉर्च के अंदर तीन एक सीधी लाइन में रखे हैं, आपने रिमोट के लिए आपने दोनों को समांतर क्रम में रखे। ऐसा क्यों किया है, ये सारा का सारा कारण आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं किस प्रकार टर्मिनल वोल्टा, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के बीच में संबंध होता है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को बोला जाता है एप्सिलॉन, टर्मिनल वोल्टता, इसको बोला जाता है कैपिटल वी। व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध को क्या बोला जाता है बच्चों, स्मॉल आर से हम लिखते हैं। इनमें आपस में क्या संबंध होता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक सिंपल सा रिलेशन है और वो सिंपल सा रिलेशन बड़ा काम का है, उसको बस समझने की जरूरत है। समझ जाओगे तो उसको आसानी से आप कर पाओगे। हमने एक सेल बनाया था, विद्युत रासायनिक सेल, जिसके अंदर विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया था। यानी विद्युत अपघट्य कोई सा भी एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर वो आयनों में विभक्त हो जाए, पानी में घोल लिया, उसको घोलने के बाद यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक ले लिया एनोड, एक ले लिया कैथोड। कैथोड, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड पर जाकर धनावेश आ गया, एनोड पर ऋणावेश आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसको एक बाहर परिपथ से लगा दिया, जहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया। इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया। यानी सिंपल सी बात है, एक सेल ले लिया, घड़ी का जो सेल होता है उस सेल के बाहर मैंने तार लगाकर एक छोटे से बल्ब को जोड़ दिया। अब देखिए वही अरेंजमेंट ये है, उस सेल के अंदर मैंने क्या भर रखा है, विद्युत अपघट्य भर रखा है और उसका एक विलयन भर रखा है। एक कैथोड धातु का सिरा, धातु का रोड बोल दो, एक तरह से धातु की छड़ है, एक धातु की छड़ ये है। इस छड़ पर धनावेश, इस पर ऋणावेश। ये प्लेट भी हो सकती है, जैसे बैटरी होती है, बैटरी में हम प्लेट इस्तेमाल करते हैं, दो प्लेटें इस्तेमाल करते हैं, धातु की प्लेटें, ऐसे है ना, आप समझ चुके होंगे। इस तरह से एक मोटी मोटी प्लेटें होती हैं धातु की, वो इस तरह से समांतर क्रम में इस तरह से लगी रहती है। तो एक धनात्विष्ट, एक ऋणावेशित, एक कैथोड, एक एनोड। अब जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब इसको बाहर से खुला रखा जाता है, यानी यहां मैंने एक क्या लगा दी, कुंजी लगा दी, स्विच लगा दिया, स्विच को मैंने ऑफ कर दिया और यहां से तार लिया, और तार लेकर क्या किया दोस्तों, यहां से तार लेकर मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया। यदि दोनों सिरों के बीच का विभवांतर नापूंगा मैं इस स्थिति में, तो जो मेरे पास विभवांतर आएगा उसे मैं क्या कहूंगा, विद्युत वाहक बल। कब, जब ये स्विच ऑफ है, यानी करंट इधर से नहीं जा रही है, ऐसी स्थिति में। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जब इस स्विच को ऑन कर दिया जाता है और ऑन करने के बाद इस वोल्टमीटर में रीडिंग देखी जाती है, तो जो वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। वोल्टमीटर यही लगाया गया है, पहले परिपथ खुला था तो सीधा सीधा वोल्टेज जितना आ रहा था उसे बोला विद्युत वाहक बल। अब परिपथ बंद है, अब जो विद्युत वाहक, जो विभवांतर आया उसे बोल दिया मैंने टर्मिनल वोल्टा। ऐसा क्यों, दोनों का डिफरेंस हमने अलग अलग क्यों बोला, क्यों। देखो बच्चों, जैसे मैंने इसको परिपथ को पूरा कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, तो यहां से क्या होंगे, इधर से तो आए धनायन, इधर कौन जा रहे हैं, ऋणायन, ऋणायन इधर जा रहे हैं, धनायन इधर आ रहे हैं, धनायन ऋणायन, इस तरह से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इधर बाहर कौन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो एक परिपथ पूरा बंद है,
बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आपको मालूम है जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आयन यहाँ से गति करेंगे तो आयनों की आपस में क्या होगी, टक्कर होगी, और टक्कर के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक बाधा खड़ी हो जाएगी, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। किसके लिए? उन आयनों के लिए। आयनों के लिए एक दीवार, क्योंकि आयन आयन से टकराता है, वहां पर उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। वो ऊर्जा में हानि किसके कारण होती है? जो दीवार उत्पन्न होती है उसके कारण, और उस दीवार का नाम हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। तो आप ये कह सकते हो कि विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल जिसे मैं एप्सिलॉन बोलता हूं, ये किसके तुल्य होता है? टर्मिनल वोल्टता। यानी बंद परिपथ में ये पूरी की पूरी वोल्टता खाने वाला कौन है? देखो मैंने खुला परिपथ है तो कुल इसके अंदर कितनी ऊर्जा है उसके कारण जो विभवांतर है वो तो है एप्सिलॉन। खुला परिपथ, जैसे ही परिपथ बंद कर दिया, अब इस ऊर्जा को खाने वाला कौन कौन मिलेगा? देखिए ध्यान से, पहली बात तो ये रेजिस्टेंस खा जाएगा, बाहर वाला प्रतिरोध खाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर आयनों की टक्कर होती तो ऊर्जा क्या नहीं यहां भी होगी ना, किसके कारण? आंतरिक प्रतिरोध के कारण। ओम का नियम क्या कहता है कि आंतरिक कोई भी प्रकार का प्रतिरोध हो तो वो कितना वोल्टेज लेता है, कितना विभवांतर होता है? V बराबर क्या पढ़ा हमने? IR, विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। ओम का नियम यही तो कहता है। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r। तो ये कुल कितना वोल्टेज खा जाएगा? IR। इतना वोल्टेज तो आंतरिक, ये यहाँ वाला प्रतिरोध खा गया। अब बाकी बचा वोल्टेज कहाँ जाएगा? बाहर वाले प्रतिरोध पर। कितना? I गुणा कैपिटल R, जिसे मैं क्या बोल सकता हूं? कैपिटल V। ये जो विभवांतर आ रहा है ना यहां से, इन दोनों सिरों के बीच का, ये टर्मिनल वोल्टता यही है। तो रिलेशन क्या हो गया? विद्युत वाहक बराबर टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव पतन बोलते हैं इसे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, यहां से आप यदि I निकालना चाहते हो तो I क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन माइनस V, और ये पक्षांतरण कर दिया इसका, सीधी सी बात है, एप्सिलॉन को इधर ले गए। अब I निकालना तो क्या करोगे? एप्सिलॉन माइनस V बटा R, और R निकालना तो एप्सिलॉन माइनस V बटा R। ये एक रिलेशन है, ये हम कई बार यूज करेंगे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। एक बार फिर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात करूं कि मेरे पास 10 जूल ऊर्जा थी, उसमें से 1 जूल कौन खा गया? खुद ही खा गया। ये सेल खुद ही कुछ ऊर्जा खा गया, बाकी बची ऊर्जा किसको देगा? बाहर वाले को देगा, है ना। तो कुल कितनी थी? यानी परिपथ बंद था तो कुल विभव कितना, विभवांतर कितना था? एप्सिलॉन। इसमें से खुद कितना खाया? IR। बाकी बचा किसको दिया? बाहर वाले प्रतिरोध को दे दिया। तो बाहर वाले प्रतिरोध को जितना मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता। खुद कितना खा गया? आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव पतन। तो दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। समझ में हो जाएगी? याद रह जाएगी? एकदम क्लियर है? चलो तो अब हम संयोजन करते हैं, इन सेलों को आपस में जोड़ते हैं। पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि सेल जो होता है उसके जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल के बराबर क्या आया था? टर्मिनल वोल्ट था, और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना वोल्टेज खाता है? वो वाला। यानी सेल का खुद का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कुछ वोल्टता तो खुद खा जाएगा, बाकी बची जो वोल्टता वो किसको? बाहर दे देगा। तो कुल वोल्टता क्या होती है? सेल की कुल वोल्टता कितनी होती है? विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो सेल खुद खा जाता है, और कुछ बची खुची ऊर्जा इसके बाद में जो बचेगी, ये बड़ा अमाउंट होता है, ध्यान रखना। ये अमाउंट कम होता है, ये अमाउंट ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत कम होता है। तो ये बाकी जो बचा भाग है, जैसे 1 वोल्टेज का सेल है, उसके पास सपोज कि आप ये कह सकते हो कि 1 जूल ऊर्जा है, तो उसमें 0.1 जूल ऊर्जा तो किसके पास चली जाएगी? सेल खुद ही खा जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध, और बाकी बची 0.9 ऐसे मिल जाएगी, बाहर मिल जाएगी। यानी सेल से हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, जो कुछ भी चलाना चाहते हैं उसको मिल जाएगी। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? इन सेलों को जोड़ना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा संधारित्र में हमने संधारित्रों को जोड़ा था, यानी मुझे 2 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र दे रखे, मुझे जरूरत पड़े 1 माइक्रोफेरेड की, मुझे जरूरत पड़े 4 माइक्रोफेरेड की,
बताओ मैं किस प्रकार इनको जोड़ूं कि मेरे को 1 माइक्रोफेरेड मिल जाए, किस प्रकार जोड़ूं कि 4 माइक्रोफेरेड मिल जाए। तो हमने देखा श्रेणी क्रम में क्या होता है, बटे में जाता है ना, तो 1/2 प्लस 1/2, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो मुझे 1 माइक्रोफेरेड मिलेगा, समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो 4 माइक्रोफेरेड मिलेगा। यानी वही दो संधारित्र वो 1 माइक्रोफेरेड भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, आप कैसे जोड़ते हो उस पर निर्भर करता है। तो सेलों में भी यही होता है, मुझे जरूरत पड़े, जैसे एक बल्ब है वो 4 वोल्टेज से क्या करता है, ग्लो करना शुरू करता है, वो बल्ब जलेगा ही नहीं, 4 वोल्ट से कम उसे मिलेगी तो जलेगा ही नहीं, है ना। तो अब आपको 4 वोल्ट चाहिए, पर मार्केट में उपलब्ध सेल है 1.2 वोल्ट का। आपने पैनासोनिक का एक सेल लेके आए हो तो उसके ऊपर आप साफ साफ लिखा होता है कि ये 1.2 वोल्ट का है, और उसमें साथ में उसके साथ विद्युत धारा भी लिखी होती है। अब 1.2 वोल्ट से आप बल्ब जलाना चाहते हो, उसको जलने के लिए ही कम से कम 4 वोल्ट चाहिए, तो क्या करोगे, किससे जोड़े जिससे मेरे को 4 वोल्ट मिल जाए। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी को कहोगे भी मुझे 4 वोल्ट का सेल बना के दो, कंपनी तो 1.2 वोल्ट का सेल बनाती है। तो इस प्रकार हम जोड़े जिससे वो 4 वोल्ट भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए, और कंपनी को भी ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि ज्यादातर काम 1.2 वोल्ट से होता है। एक 10 वोल्ट की बैटरी आती है, अब 10 वोल्ट की बैटरी आती है, कंपनी 10 वोल्ट की बैटरी बनाती है और मुझे 5 वोल्ट की जरूरत है, 10 वोल्ट का लगाते हैं तो वो जल जाएगी। तो 10 से 5 कैसे बनाना है, यानी उनको किस प्रकार जोड़ा जाए जिससे वो 5 वोल्ट हमारा काम हो जाए। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इन सेलों को जोड़ना चाहते हैं जिससे जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, जितना विभवांतर मुझे चाहिए उतना हम ले सकते हैं। तो सेलों को जोड़ने की जरूरत हमें पड़ती है। जैसे हम टीवी का रिमोट होता है, टीवी के रिमोट में एक सेल काम में नहीं लेते, 2 सेल काम में लेते हैं। घड़ी के अंदर 2 सेल काम लेते हैं ना, कुछ घड़ियों में 1 सेल से काम चलता है। टॉर्च में 3-3 सेल लगाने पड़ते हैं, एक सेल से टॉर्च का बल्ब जलेगा ही नहीं, देख लेना आप, वायर लगा नहीं चलेगा ना। कहने का मतलब आपने 3-3 सेल 2-2 सेल इस तरह से लगाए हैं, तो वो क्यों लगाए हैं, किस प्रकार उनको जोड़ा है। तो संयोजन दोस्तों होता है 2 प्रकार का, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन। अब देखो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन किस तरह से 2 सेलों को जोड़ें जिससे वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ जाए। देखो श्रेणी क्रम समझना है तो आप अपने क्लासरूम को देखिए, क्लासरूम में एक जो पंक्ति होती है, एक रो होती है, उस रो के अंदर जो बच्चे बैठे होते हैं वो कैसा क्रम होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम होता है। एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, ये कैसा है, श्रेणी क्रम। आप क्लासरूम में बैठते हो ऐसे, ये श्रेणी क्रम, ये वाला समांतर क्रम, आगे पीछे बैठे हैं ये समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम। समझ गए बात को, ये हमेशा श्रेणी होता है और ये समांतर होता है। तो 2 सेलों को इस एक रो में जोड़े, एक पंक्तिबद्ध रूप से जोड़े, तो किस प्रकार जोड़ेंगे, एक वायर लिया, उससे एक सेल मैंने इस प्रकार जोड़ दिया, फिर एक दूसरा वायर लिया, नहीं उसी वायर से सॉरी, एक दूसरा सेल भी इस वायर से जोड़ दिया, और इस प्रकार जोड़कर यहां पर मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया। ये क्या, यहां आप यदि कुंजी लगाना चाहो तो कुंजी भी लगा देना, सुरक्षा के लिए ये भी सही रहती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल है ε1, इसका है विद्युत वाहक बल ε2, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I। ध्यान रखिएगा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना आप, चाहे वो संधारित्र की बात करें, चाहे आप सेल के संयोजन की बात करें, संयोजन एक आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो इसमें क्या होता है कि श्रेणी क्रम में हमेशा 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 के लिए ध्यान रखना, क्योंकि विद्युत धारा जो होती है एक तार के अंदर विद्युत धारा हमेशा समान होती है, और श्रेणी क्रम में एक ही तार आता है काम में। तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा,
इसमें भी आई और इसमें भी, यानी हर सेल से विद्युत धारा समान रहेगी। तार जब बदलेगा ना तब विद्युत धारा बदलेगी। और ये बताने वाला आगे वैज्ञानिक आएगा, जैसे यहां तार के दो टुकड़े कर दिए तो विद्युत धारा क्या होगी, ये I1 होगी और ये I2 होगी। यानी तार एक से दो बन जाए ना तब विद्युत धारा बदलेगी, अदरवाइज वही रहने वाली है। और समांतर क्रम में वोल्टता बदलती है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में वोल्टता समान रहती है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है। अब देखिए, अब हम क्या जानते हैं, चूंकि दो सेल जोड़ दिए, इन दो से मैं मान लेता हूं, इन दो से एक सेल बन जाता है। दो को मैं एक की तरह काम लेना चाहता हूं ना, दो को जोड़कर क्या बनाना चाहता हूं, एक सेल। हालांकि जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के अंदर फिट थोड़ी होंगे, पर दो का मैंने क्या बना लिया, एक बना लिया। और उस एक का विद्युत वाहक को मैं क्या बोल दूं, ए क्यू। आंतरिक प्रतिरोध को बोल दूं आर ई क्यू। विद्युत धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है। समझ में आ गई बात। यहां पर वोल्टता जो है, वोल्टता क्या है, इसमें V1 है और इसमें V2 वोल्टता है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, माना दो विद्युत रासायनिक सेल सेलों के विद्युत वाहक बल कौमा आंतरिक प्रतिरोध व टर्मिनल वोल्टता श्रेणी क्रम संयोजन में क्रमशः क्या क्या है, ε1 R1 V1 व ε2 R2 और V2 है। देखो, ये पहले सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्ट। ये दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्ट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, संयोजन के पश्चात, हाँ, चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा क्या रहती है, समान रहती है। विद्युत धारा आई क्या रहेगी, दोनों सेलों में समान रहेगी। समान रहती है, यानी विद्युत धारा समान रहेगी। और संयोजन के पश्चात सेल का तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन EQ आंतरिक प्रतिरोध REQ तथा टर्मिनल वोल्टता V है। अतः
अब देखो यहां पर कुल टर्मिनल वोल्ट था, जब ये तुल्य विद्युत वाहक बल बना, इसका टर्मिनल वोल्ट था V है। V कितने भागों में बट गई, V1 में और V2 में, दो भागों में बट गया विभवांतर। अतः V बराबर V1 प्लस V2। अब हम क्या जानते हैं, चूंकि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, V माइनस V प्लस विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, उसके टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध के कारण खाई गई जो वोल्टता है उसके योग के तुल्य होती है। ठीक है, तो अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। अब यहां हमें चाहिए क्या, V चाहिए, तो V का सूत्र क्या बन जाएगा दोस्तों, एप्सिलॉन माइनस, इसको पक्षांतरण करके उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, IR। इसको समीकरण बोल दो 1, इसको समीकरण बोल दो 2। समीकरण 2 को किसमें रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर क्या बन जाएगा, V की जगह क्या रख दिया मैंने, एप्सिलॉन माइनस IR। R कौन सा है, इक्विवेलेंट है ना। तो यहां पर आप ऐसे कर लेना, समीकरण 2 बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें, इसलिए तुल्य वाले के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन EQ माइनस IR EQ। पहले सेल के लिए V1 बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। V2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। ये तो सबको समझ में आ गया होगा भाई। मैंने तीनों, जैसे यहाँ 3 सेल बन गए, 2 सेलों को जोड़कर एक सेल बन गया। इस सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1, आंतरिक प्रतिरोध R1, टर्मिनल वोल्टेज V1। तो इसका इस रूप में रिलेशन क्या बन गया, V1 बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। और इस दूसरे सेल का क्या बन गया, V2 बराबर एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। और इस दोनों सेलों को जोड़कर जो एक सेल, हालांकि जुड़ा नहीं है वैसे, पर वैसे दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने से क्या हुआ, जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो तो एप्सिलॉन EQ बन गया, आंतरिक प्रतिरोध REQ बन गया। तो कुल जो वोल्टता है, दोनों को जोड़ने के बाद जो वोल्टेज मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू एप्सिलॉन EQ माइनस IREQ। ये जो समीकरण 2 का मान है 1 में रख दो तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन EQ माइनस IREQ बराबर V1 कितना है, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, एप्सिलॉन 2 माइनस I। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब यहां पर क्या करना, जिनको सेम सेम दिखाई देते हैं वो एक तरफ रख लो, एप्सिलॉन EQ माइनस IREQ। एप्सिलॉन 2 को पहले रख लो, एप्सिलॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस IR1 माइनस I, यहां पर I कॉमन ले लो, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R। ये क्या बन गया, एप्सिलॉन EQ माइनस IREQ। LHS और RHS की तुलना करने पर, यही चीज मैं यहां पर रख रहा हूं, LHS व RHS की तुलना करने पर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन EQ किसके तुल्य हो जाएगा भाई, विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। REQ की तुलना करने पर R1 प्लस। बच्चों कितनी अच्छी बात है, बहुत ही शानदार सी बात है कि दोनों सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एक का विद्युत वाहक बल 1 है, दूसरे का भी 1 है, कुल कितना बन गया 2। अब मुझे जरूरत थी 4 वोल्ट की, सेल है मेरे पास 1 वोल्ट का, कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4 नहीं जोड़ने पड़ेंगे, 5 जोड़ने पड़ेंगे। बताऊं क्यों, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आंतरिक प्रतिरोध तो एक समस्या है। समस्या क्या है, 2 सेल, जो आपने 2 सेल है उसके अंदर विद्युत अपघट्य बन रखा है, वो विद्युत अपघट्य भी खुद भी भूखा है, वो खुद भी खा रहा है, खुद वोल्टेज देने वाला खुद भी खा रहा है। मम्मी चपाती बनाती, खाना बनाती, खुद नहीं खाती क्या, खुद को भी खाना पड़ता है, नहीं तो आपके लिए चपाती कैसे बनाएगी, ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो वो ऊर्जा खुद को भी खानी पड़ती है, सेल खुद भी ऊर्जा खा जाता है।
तो सेल खुद जो ऊर्जा खाता है वो किसके कारण, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। और यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हमारे साथ में आ रहा है कि ये आंतरिक प्रतिरोध क्या हो रहा है दोस्तों, ये बढ़ रहा है। जोड़ने से ये अंदर जो ऊर्जा खाने वाला जो भाग है वो बढ़ रहा है, वो नुकसानदायक चीज है हमारे लिए, है ना। परंतु हमें जरूरत है, हमें वोल्टता बढ़ानी है, वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं, अदरवाइज तो वो टॉर्च का जो बल्ब है वो एक सेल से नहीं जलने वाला है। उसके लिए हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम इन दोनों सेलों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो जो टॉर्च होती है, छोटी सी टॉर्च होती है, उसमें छोटा सा बल्ब होता है, उसको जलाने के लिए आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, 3 वोल्ट 4 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको 2-3 सेल जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। वो इसलिए हमें करना पड़ता है। परंतु उसका नुकसान क्या है, आप सभी ने अनुभव किया होगा। उसका नुकसान ये है कि उसमें वोल्टेज तो ज्यादा हो गया, परंतु आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब वो दोबारा प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है, दोबारा उनको चार्ज भी नहीं कर सकते, वो सेल खराब हो जाते हैं, फिर दोबारा नए सेल लेके आओ। तो आपने एक नाम सुना होगा, पहले वीडियो कौन चला करते थे, ऑडियो कौन, वीडियो कौन। वो क्या करती थी, वो गाने सुनते थे, कैसेट डालते थे, उसके अंदर एक छोटी सी टेप हुआ करते थे, उसमें एक कैसेट डालते और उसके पीछे 3 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ते और उससे फिर गाने सुनते थे। और उस वीडियो कॉन की विशेषता थी कि आप ये समझ लो कि एक दिन गाने सुन पाओगे, वो तीनों के तीनों सेल क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो बहुत महंगी पड़ती थी, पर बहुत सारे लोग थे वो रखते थे उसको। छोटी सी टेप आती थी, छोटी सी, गाना सुनने के लिए आती थी पहले। आजकल तो गाने तो मोबाइल से सुन लेते हो, जरूरत ही नहीं है। पर पहले एक छोटा सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता था और उसको हम ऑडियो कॉन, वीडियो कॉन जो बोलते थे, और उसके अंदर कैसेट डलती थी और उसके पीछे सेल लगते थे। वो सेल जो है श्रेणी क्रम में लग रहे थे, परंतु वो सेल की विशेषता थी वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते थे। आपको 3-4 घंटे गाने सुनाते, उसके बाद में वो सेल बेकार हो जाते थे, फिर आप नए सेल लेके आओ। आजकल आपने देखा होगा, आजकल बच्चों के पास खिलौने आते हैं, छोटी छोटी कार आती है, मोटरसाइकिल आती है, स्कूटर आता है, उसके पीछे भी क्या लगे रहते हैं, सेल लगे होते हैं। और वो सेल जल्दी क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो पावरफुल है। वो मशीन क्या है, वो कार क्या है, पावरफुल है, और उसके पीछे श्रेणी क्रम में वो सारे सारे लगे रहते हैं, तो वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, डिस हो जाते हैं, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, परंतु हमें यदि उसे चलाना है तो इतना वोल्टेज हमें चाहिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखो बच्चों, हमने देखा कि जो सेल होता है, सेल को एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। सेल होता है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में यदि एक वोल्टमीटर जोड़ दे, एक वायर इससे एक वायर इससे, और दोनों के बीच में एक वोल्टमीटर जोड़ दें, ये वोल्टमीटर जो रीडिंग बताएगा वो क्या होगी, विद्युत वाहक बल होगी, ठीक है। यानी कुल कितना इसके ऊपर विभवांतर होगा वो सारा का सारा कुल आ जाएगा, एक कुल, उसे बोलेंगे हम विद्युत वाहक बल। अब इसमें से जैसे ही इससे ऊर्जा लेना शुरू करते हैं, यानी बाहर से हम एक तार जोड़ते हैं, तार जोड़कर एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, प्रतिरोध यानी कोई बल्ब जोड़ दिया, पंखा जोड़ दिया, छोटा पंखा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सेल का वोल्टेज पर डिपेंड करता है वो कितना उसको ऊर्जा दे पाता है। यदि मैंने यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा दिया तो सीधी सी समझ की सी बात है, एक स्विच ऑन करते ही यानी इसमें से आयन क्या होंगे, सेल के अंदर आयन चलेंगे, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे। आयन चलेंगे तो तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे उन्हें तो बहुत कम प्रतिबाधा का सामना करना पड़ता है। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी है, बहुत कम। चालकों के अंदर, विशेषकर तांबे के अंदर तांबे की चालकता अच्छी होती है, चांदी की, सोने की चालकता अच्छी होती है। पर यदि हम बात करें किसकी, हम बात करें विद्युत अपगट्टी की, इसमें धनायन भी चलता है और ऋणायन भी चलता है। धनायन धनायन से भी टकरा सकता है, धनायन ऋणायन से भी टकरा सकता है, ऋणायन धनायन से भी टकरा सकता है, ऋणायन ऋणायन से भी टकराएगा तो उसकी ऊर्जा की हानि भी होगी। कब चलेगा, तब। और चलेगा कब, जब बाहर आपने क्या लगा दिया, परिपथ लगा दिया, कोई स्रोत, कोई ऐसा चीज लगा दी, ऐसा अप्लायंस लगा दिया जो आप उससे ऊर्जा लेना चाहते हो, यानी इसकी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलना चाहते हो, विद्युत ऊर्जा में बदलना चाहते हो, यहाँ फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना चाहते हो। सपोज यहाँ बल्ब जोड़ दिया तो बल्ब से क्या लेना चाह रहे हो, प्रकाश लेना चाह रहे हो। तो प्रकाश लेने के लिए आपने यहाँ बल्ब लगा दिया, तो बल्ब के पास इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके जाएगा, तभी तो जलेगा, ग्लो तभी करेगा। तो वो ऊर्जा लेकर जाएगा कब, जब यहाँ से क्या होगा,
आयन चलेंगे, आयन चलेंगे तो यहाँ क्या होगी, बाधा होगी, बाधा होगी तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध क्या करेगा, कुछ ऊर्जा को खा जाएगा, यानी ऊर्जा की हानि हो जाएगी। किस रूप में हो जाएगी, ओम के नियमानुसार IR हो जाएगी। अब इतनी ऊर्जा तो इसकी क्या होगी, कम होगी, बाकी बची ऊर्जा किसको मिलेगी, बाहर वाले प्रतिरोध को मिलेगी। तो आप इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हो कि कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो कुछ ऊर्जा तो इसका सेल का अंदर आयन जो आपस में टकराएंगे उससे हानि हो जाएगी, बाकी बची हुई ऊर्जा किसको मिलेगी, बाहर वाला जो हमारा बल्ब है या जो भी पंखा है उसको मिलेगी। तो ये बाहर मिलने वाली सिर्फ इतनी है। अब ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये हर सेल के लिए अलग अलग होता है, ये विद्युत अपघट्य पर निर्भर करता है, ठीक है, ये सारी बात है। अब हम क्या करना चाहते हैं, दो सेलों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। जोड़ने का अंदाज क्या होगा, सेलों को एक जैसे क्लासरूम के अंदर पंक्ति होती है उस पंक्ति में बिठाते हैं वैसे बिठाएं, यानी ये एक सेल का इलेक्ट्रोड ये, दूसरे सेल का इलेक्ट्रोड ये, इस वाले इलेक्ट्रोड को इससे जोड़ दो, ये माइनस का काम कर जाएगा, ये प्लस का काम कर जाएगा। अब इससे हम यदि ऊर्जा लेना चाहें, इससे हम बाहर बल्ब जोड़ दे, तो ऐसी स्थिति में ये संयोजन क्या कहलाएगा, श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम संयोजन इस प्रकार हम लिख सकते हैं। सेल को लिखने का तरीका ये होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन धनावेशित होती है, छोटी लाइन ऋणावेशित होती है, यानी छोटी वाली लाइन कैथोड को रिप्रेजेंट करती है, बड़ी वाली लाइन एनोड को रिप्रेजेंट करती है। एक सेल ये दो सेल इन्हें इस प्रकार जोड़ दिए। इस सेल का विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन1, इसका एप्सिलॉन2, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। इस पर ये कितना पूरा का पूरा वोल्टेज इसका कितना होगा, कितनी एनर्जी ये दे सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो V1 है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, V2 है। जैसे दोनों को जोड़ा तो एक सिंगल बन गया, ये समझ लो आप एक सिंगल की तरह रोल प्ले करेंगे, सिंगल की तरह रोल प्ले करेंगे, यानी इसके अंदर भी एक एनोड और एक कैथोड है। अब ये दोनों तो एक ही बन गए ना, ये दोनों तो जुड़ गए, तो इसमें भी एक एनोड एक कैथोड है, तो एक एनोड एक कैथोड की वजह से फिर यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब एक सेल की बजाय क्या बन गए, दो। अब ऐसी स्थिति में हम इसको बोलते तुल्य, इक्विवेलेंट। EQ का मतलब इक्विवेलेंट, तुल्य। तुल्य विद्युत वाहक बल इसका कितना है, एप्सिलॉन EQ, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, REQ, और इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका एक थोड़ा सा यदि देखें, यानी इसका मैंने ये सारी लैंग्वेज जो आपको बता रखी है। अब यदि विद्युत वाहक बल देखें तो इसका कुल विद्युत वाहक बल दोनों को जोड़ने के बाद बनेगा, है ना। वो कैसे आया, उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाई है, वो यहाँ से शुरू होती है, ये बाद में लिखना है, पहले यहाँ से शुरुआत यहाँ से करेंगे। यानी इसका वोल्टेज जो है बाहर मिलने वाला, जो क्या है अपने को बाहर मिलने वाला है वोल्टेज, बाहर वाले जो बाहर आपने बल्ब लगा रखा उसको मिलेगा क्या, V मिलेगा ना कि EEQ मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, V वोल्ट था। हमेशा कोई भी सेल होता है उसके ऊपर वोल्टेज लिखा होता है, न कि EEQ लिखा होता है। ये तो ज्यादा हो सकता है परंतु ये खुद भी खाएगा ना, खुद खाने के बाद हमें जो वोल्टेज दिखाई देता है, जो हमें मिलने वाला, वो ये V होता है। और ये V दो भागों में बट गया, V1 तथा V2, तो ये V1 और V2 में बट गया। अब V जो है वो किसकी तुल्य होगा, इसका V1 और इसका V2, दोनों को हम क्या कर दे, जोड़ दे। और हम क्या जानते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस IR, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस IR। अब यहां से तीनों सेलों के लिए, यहां पर दो सेलों को जोड़कर एक सेल बनाया गया, इसके लिए क्या बन गया, यही इक्वेशन क्या बन गया, V इज इक्वल टू EEQ माइनस IREQ। ये तो इसके लिए बन गया। V1 के लिए, 1 वाले सेल के लिए क्या बन गया, V1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन1 माइनस IR1 बन गया। V2 वाले के लिए, इसके लिए क्या बन गया, V2 बराबर एप्सिलॉन2 माइनस IR2 बन गया। इन तीनों मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखते यहाँ पर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन EQ माइनस IREQ। इसके V1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन1 माइनस IR1। V2 क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन2 माइनस IR2। एप्सिलॉन1 एप्सिलॉन2 विद्युत वाहक बल एक साथ, टर्मिनल वोल्टता एक, विद्युत वाहक बल एक साथ, आंतरिक प्रतिरोध वाली टर्म एक साथ, विद्युत वाहक बल एक साथ, टर्मिनल इधर आंतरिक प्रतिरोध वाला विभव पतन बोलते हैं इसे, ये एक साथ। ये दोनों तो एक, इधर तो एक एक ही है, इधर दो दो है, तो इन दोनों इसको इसके पास ले आओ, तो एप्सिलॉन1 प्लस एप्सिलॉन2, आंतरिक प्रतिरोध या एक टर्म ये दोनों को इनको भी क्या कर दिया, साथ साथ कर दिया। यहाँ मैंने I कॉमन ले लिया, ये बन गया। इसकी और इसकी आपस में तुलना कर दी, इधर विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन EQ, इधर विद्युत वाहक बल को क्या क्या कहते हैं, एप्सिलॉन1 प्लस एप्सिलॉन2, दोनों की तुलना करते क्या आ गया हमारे पास,
एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। आंतरिक प्रतिरोध इधर क्या है, Req, जो दोनों से मिलकर एक सेल बना उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, Req। और दोनों सेलों जुड़ने के बाद क्या मिला हमें, R1 प्लस R2। यहां से क्या कंक्लूजन आया, यहां से कंक्लूजन आया, नोट क्या लिखेंगे, दो सेलों को चलो नोट मैं अलग ही लिखा देता हूं आपको। दो सेलों को नोट श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दो या दो से अधिक कर लो, एक साथ ही कॉमन ही कर लेते हैं, दो या दो से अधिक, दो या अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल परस्पर जुड़ जाता है। यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों जिनके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन n है, तब तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन EQ बराबर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n तथा आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, Rn हो तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, EQ बोले तो इक्विवेलेंट, तुल्य, ये भी जुड़ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस। हमको जोड़ना आसान लगता है, इजीली जोड़ देते हैं, हमारे लिए अच्छा है, परंतु ये उस सेल से ऊर्जा लेने के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा, फिर भी हमें जरूरत पड़े तो जोड़ना पड़ता है। इसके बारे में भी देखो, यहां नुकसान है और यहां फायदा है। ये अच्छी चीज है, विद्युत वाहक बल जुड़ जाएगा, पर आंतरिक प्रतिरोध जुड़ना यानी सेल खुद ऊर्जा खाने की जो कैपेसिटी है वो अब बढ़ना, ऊर्जा खाने की कैपेसिटी बढ़ रही है दोस्तों। एक सेल के पीछे एक सेल, एक सेल के पीछे एक सेल यदि आप लगातार लगाए जा रहे हो तो उससे वोल्टेज तो बढ़ जाएगा, परंतु उससे आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल के खुद उस वोल्टेज को खाने की जो कैपेसिटी है, वोल्टेज ड्रॉप जिसे बोलते हैं, विभव पतन जिसे बोलते हैं, उसका मान लगातार बढ़ता है। वो एक बहुत ही नुकसानदायक है। यानी जितनी ऊर्जा उस वोल्टेज उस अपने सेल से लेने की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, जैसे जैसे सेलों की संख्या जोड़ते जाओगे वो कम होती जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ सेकंड नोट क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में
संयोजन में वोल्टता तो तुल्य वोल्टता तो वोल्टता विद्युत वाहक बल तो बढ़ जाता है, परंतु आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के कारण सेल के अंदर ऊर्जा हानि अधिक होती है। सेल के अंदर ऊर्जा हानि अधिक होती है। सेल ऊर्जा देने का काम करता है, परंतु खुद भी सेल ऊर्जा खा जाता है। वो हानि श्रेणी क्रम संयोजन में ज्यादा होती है, तो ये एक नुकसानदायक चीज भी है हमारे लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो प्यारे बच्चों, हमने श्रेणी क्रम संयोजन देखा, अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसका? सेलों का। समांतर क्रम संयोजन में मैंने बताया कि क्लासरूम में बच्चे आगे पीछे बैठे रहते हैं। किस तरह से? एक बच्चे जो क्लासरूम में एक लाइन और पिछली लाइन के जो बच्चे होते हैं आपस में, वो एक दूसरे से समांतर क्रम में होते हैं। ये एक सेल है, इस प्रकार एक दूसरा सेल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समांतर क्रम में कहलाएंगे। दोनों से ऊर्जा लेनी है। हो सकता है मैंने बाहर कोई बल्ब लगा रखा है जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है, लोड बोलते हैं इसे, ठीक है, इसको आप लोड बोल सकते हो, लोड प्रतिरोध। इस लोड प्रतिरोध में धारा बहेगी, प्लस से दोनों से निकलेगी। आपको मालूम है, मैंने बताया था, एक सिंगल वायर के अंदर क्या होती है? विद्युत धारा की मान समान होता है, पर जैसे ही दो वायर मिल जाएंगे तो विद्युत धारा दोनों में क्या है? अलग अलग। तो इसमें मैं बोल दूं I1, इसको मैंने बोल दिया I2। इसका विद्युत वाहक बल ε1, इसका विद्युत वाहक बल ε2। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2। इस पर वोल्टता V, इस पर भी V। विद्युत धारा समान है तो V अलग अलग, V अलग अलग है तो विद्युत धारा समान है, या दोनों विद्युत धारा अलग अलग है तो V क्या होगा? समान होगा। ध्यान रखना, दोनों में एक चीज कॉमन होगी, V इक्वल टू IR पढ़ते हैं ना अपने। तो वैसे यहां पर यदि V और I की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो I समान होती है, V अलग अलग होता है, और समांतर क्रम संयोजन में V समान होता है, I अलग अलग होती है। और आपको याद करना है, ऐसे तो याद रहेगा नहीं, तो याद करने का अंदाज क्या है, तरीका क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में एक ही तार होता है, एक ही तार में विद्युत धारा हमेशा समान रहती है, तो वहां I समान रहता है तो V अलग अलग कर देना। अब यहां पर क्या है? अलग अलग तार है तो विद्युत धारा अलग अलग है, तो यहाँ V क्या कर देना? समान कर देना। अब देखो, इसको समझना आसान है। माना दो सेल, वही लैंग्वेज जो हमने पहले लिखी थी, दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, वह प्रवाहित विद्युत धारा। अब की बार विद्युत धारा बदल रही है ना, तो इसका ध्यान रखना। वोल्टता समान है, टर्मिनल वोल्टता क्रम से है, दोनों में से कितना कितना? ε1 R1 I1 तथा ε2 R2 I2 है। अतः चूंकि तुल्य विद्युत धारा
तुल्य विद्युत वाहक बल लिख लो पहले, तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य प्रतिरोध व विद्युत धारा क्या है, एप्सिलॉन EQ, REQ व I है। अतः हाँ यहां पर लिखो, चूंकि समांतर क्रम में टर्मिनल वोल्टता क्या रहती है, समान रहती है, अतः I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस विद्युत धारा दो भागों में बढ़ जाएगी ना, एक में I1 जाएगी, दूसरे में I2, ये इधर से जाके ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसमें I2 चली जाएगी, इसमें I1 चली जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से बहती रहती है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। चूंकि हमने क्या पढ़ा था बताइए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस IR, मुझे क्या चाहिए, I चाहिए ना, तो यहां से I करने के लिए क्या करूंगा, V को माइनस कर देना, एप्सिलॉन माइनस V, और R से क्या कर लगा दिया मैंने, भाग। तो यदि तुल्य धारा की बात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन EQ माइनस R V बटा REQ, V बटा REQ, और I1 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस V बटा R1। I2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस V बटा R2। ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, I की जगह लिख दिया मैंने एप्सिलॉन EQ माइनस V बटे REQ, एप्सिलॉन 1 माइनस V बटा R1, एप्सिलॉन 2 माइनस V बटा R2। पहले हमने क्या किया था, विद्युत वाहक बल एक साथ रख लिए और आंतरिक प्रतिरोध वाली टर्म एक साथ रख ली थी। यहाँ टर्मिनल वोल्टता आपको एक साथ रखनी पड़ेगी। तो रखिए, देखो पहले तो इसमें भाग दो, अलग अलग बढ़ जाएंगे हिस्से में, एप्सिलॉन EQ बटे REQ माइनस V बटा REQ, ऐसे यहाँ पर एप्सिलॉन 1 बटा R1 माइनस V बटा R1, इसको ब्रैकेट में ले लेना, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 बटा R2 माइनस V बटा R2। जहां जहां विद्युत वाहक बल है उनको एक साथ रख दो, तो एक साथ रखने पर एप्सिलॉन EQ बटा REQ माइनस V बटा REQ बराबर एप्सिलॉन 1 बटा R1, एप्सिलॉन 2 बटा R2 माइनस V बटा R1 माइनस V बटा R2। क्लियर है यहाँ तक, इतना सब क्लियर है। चलो तो अब क्या करना चाहते हैं हम, LHS और RHS की आपस में तुलना कर देते हैं। LHS तथा RHS की तुलना करने पर दोनों को आपस में तुलना कर दो। तुलना करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन EQ बटे REQ बराबर एप्सिलॉन 1 बटा R1 एप्सिलॉन 2 बटा R2। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेने पर R1 और R2 को आपस में गुणा कर दो, ऊपर क्या बचेगा एप्सिलॉन 1, R1 तो R1 से कट जाएगा, R2 बचेगा R2 प्लस इधर एप्सिलॉन 2, R2 से R2 कट गया, बच गया R1। ठीक है, इसको समीकरण बोल दिया 3। इसी प्रकार V बटा REQ, इधर माइनस है, यहां भी दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस हो जाएगा ना। एक टर्म और लिखना चाहो तो लिख लेना, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते ही ये भी प्लस ये भी प्लस, तो V बटा R1 प्लस V बटा R2, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, V बटा REQ किसके तुल्य हो जाएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2। यहाँ क्या करो, V से V काट दो,
इस यहाँ क्या ले लो, लघुत्तम। लघुत्तम लेने पर क्या हो जाएगा, R1 R2, ऊपर क्या बचेगा इधर R2 और इधर बचेगा R1। तो 1/Req, इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, Req को उल्टो 1/Req है ना, इसका उल्टा कर देंगे तो R1 R2 तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो R2 पहले R1 को लिख दो फिर R2 को लिख दो, ठीक है। इस समीकरण को बोल दो 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में Req की जगह रखने पर, Req उधर ले जाओ तो इसको इधर ले जाए, तो एक बार पहले आप लिख लो, फिर इसका आगे वाला काम मैं आपको अभी बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसके बारे में बता दूँ। तो बच्चों हमने देखा कि Req आ गया, हमें एप्सिलॉन EQ, तो बच्चों हमने देखा जैसे यहाँ एप्सिलॉन EQ बटे Req, ये किसके तुल्य हो जाएगा, यदि हम दोनों की तुलना करेंगे आपस में तो यहाँ एप्सिलॉन 1 बटे R1, इधर एप्सिलॉन 2 बटे R2, ये दोनों इसके तुल्य हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेने से नीचे क्या आ जाएगा R1 R2, और R1 R2 आते ही R1 से R1 कट जाएगा, यहाँ R2 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1। ये टर्म हमारे पास फाइनली आ गई। अब यदि हम आंतरिक प्रतिरोध वाले की तुलना करें तो V बटे Req बराबर क्या आ जाएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां लघुत्तम लेंगे तो यह आ जाएगा R2 प्लस R1 बटे R1 प्लस R2। यदि इसको मैंने उल्टा करना हो, उल्टा कर देंगे तो Req क्या बन जाएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब दोस्तों इसको, इसकी सहायता से, इसकी मदद से हम एप्सिलॉन EQ की वैल्यू निकालना चाहते हैं। एप्सिलॉन EQ की इक्वेशन क्या बन जाएगी समीकरण 3 से, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 बटे R1 R2। और एप्सिलॉन EQ जो नीचे था उसको मैंने क्या ले लिया, वजन गुणा करके ऊपर ले लिया। एप्सिलॉन EQ की जो वैल्यू है समीकरण 4 से वो यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 बटे R1 R2 गुणा, अब Req की वैल्यू कितनी है दोस्तों, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 R2 से R1 R2 चला गया, अब नीचे क्या बच गया R1 प्लस R2। ये तो हो गया हमारा तुल्य विद्युत वाहक बल, दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। और तुल्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों सेलों को जोड़ने पर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन क्या लगाते हैं, यदि मेरे पास ऐसे n सेल हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, देखो हमने तुलना की थी, एप्सिलॉन EQ बटे Req बटे क्या है Req, किसके तुल्य होगा, एप्सिलॉन 1 बटे R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटे R2, n होगा तो n बटे Rn हो जाएगा। ऐसे ही आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 बटे Req बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे Rn हो जाएगा। यदि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सेलों का जोड़ने के बाद, संयोजन के बाद तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, यदि वो हम जानना चाहें तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में हम एप्सिलॉन 1 की जगह एप्सिलॉन रख दें, R2 की जगह R रख दें, एप्सिलॉन 2 की जगह भी एप्सिलॉन रख दें, R1 की जगह R रख दें, R की जगह R रखने पर मुझे क्या मिलता है, 2 एप्सिलॉन R बटे 2R, R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी मुझे विद्युत वाहक बल क्या मिला। बड़ी काम की बात है दोस्तों, दो सेल दोनों के विद्युत वाहक बल समान, जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल उतना ही मिलता है जितना एक का था। तो फायदा क्या हुआ, आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा बच्चों कि सर फायदा क्या हुआ, विद्युत वाहक बल में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, 1 वोल्ट का सेल था 1 वोल्ट ही मिल रहा है, तो दो को जोड़ने से क्या फायदा हुआ बच्चों, देखिए कितना जबरदस्त फायदा हुआ। यदि उसके आंतरिक प्रतिरोध यानी वो सेल खुद कितनी ऊर्जा हानि करता है उसकी बात करें तो वो कितनी होती है, Req बराबर R1 R2 बटे R प्लस R, तो यहाँ पर R रख के नीचे R प्लस R करेंगे तो 2R हो जाएगा, R से R कट जाएगा, R बटे 2। बड़ी काम की बात है, पहले जितनी ऊर्जा वो खाता था अब कितनी खाएगा, उसकी आधी ऊर्जा हानि होगी। एक सेल ऊर्जा हानि ज्यादा थी, दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा, वोल्टेज 1 के बराबर ही मिला, परंतु ऊर्जा हानि पहले एक जितनी ऊर्जा हानि करता था उससे भी आधी हो गई। यही तो संयोजन का बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। वोल्टेज में परिवर्तन ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा क्या हुआ ही नहीं, उतना ही रहा, परंतु आंतरिक प्रतिरोध जो था वो आधा हो गया। ये बहुत बड़ी खूबसूरती की बात है। इसलिए तो टीवी का जो रिमोट होता है वो आपने देखा होगा, उसमें सेल आपने कब बदला होगा आपको याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। टीवी के रिमोट में हमने सेल बदले, याद ही नहीं है कब बदले थे। क्यों?
क्योंकि टीवी के रिमोट में जो सेल लगे होते हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे होते हैं, जिसके कारण टीवी का रिमोट चलाने के लिए आपको सेल से ऊर्जा लेनी पड़ती है। उस सेल की ऊर्जा में हानि बहुत कम होती है। उस सेल की जो खुद की ऊर्जा हानि वो बहुत कम इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा, सर ऊर्जा हानि कम है, फायदे वाली चीजें, तो हम फिर तीन सेल 2 सेल जोड़कर टॉर्च बनाते हैं तो उसमें श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? बेटा श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं, हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, परंतु टीवी के रिमोट के लिए हमें सिर्फ कौन सी तरंगें चाहिए? अवरक्त तरंगों को निकालना होता है। अवरक्त तरंगों के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु मुझे बल्ब जलाना है टॉर्च के अंदर, तो वो बल्ब एक सेल से नहीं जलेगा, उसके लिए 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे जिससे वोल्टता बढ़ेगी। ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है तो श्रेणी क्रम में मजबूरी है, जोड़ना ही पड़ेगा। इससे हमारा नुकसान ये होता है कि ऊर्जा हानि ज्यादा होती है, सेल ज्यादा दिन नहीं चल पाते हैं, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इसमें समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा ये होता है कि सेल की लाइफ बढ़ जाती है, ये समझ लीजिएगा आप। दूसरे अंदाज में कहें, यानी वोल्टेज तो उतना ही परंतु उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है। इसलिए जो टीवी का रिमोट है एक सेल से भी चल जाएगा, परंतु 2 सेल जोड़ने से फायदा ये हुआ कि वो 2 सेल की लाइफ क्या होगी? डबल होनी चाहिए थी, डबल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया? आधा हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों सेलों का संयोजन हम पढ़ चुके हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब लास्ट में 2 टॉपिक बचे हैं, किरचॉफ का नियम क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।